Seventh class. Now we will discuss types of democracy. How many types of democracy are there? Two types of. Number one, direct democracy, and second is representative democracy. Now we will discuss about direct democracy. This is the oldest and the real form of democracy in which the people directly participate in managing the affairs of the state. Each and every decision is taken by the majority voting. Direct democracy cannot work in a country with a large population as it is inconvenient for all the people to vote each time a decision is made. नाउ बेटा जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी और सबसे असली वाली या रियल फॉर्म है। और इसके अंदर जो पीपल है वो डायरेक्ट अपने पार्टिसिपेट्स को चूज़ करते हैं और जो भी कोई डिसीज़न होता है स्टेट से रिलेटेड या कंट्री से रिलेटेड वो सभी मिलके डिसाइड करते हैं। इनकी पीपल इसमें पूरा पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी डिसीज़न होता है वो मेजॉरिटी यानी कि अगर कोई डिसीज़न है उसको मेजॉरिटी यानी कि बहुमत, काफ़ी सारे लोगों ने उस डिसीज़न को सपोर्ट किया है, काफ़ी सारे लोगों का मत है कि ऐसा होना चाहिए, तो उसी चीज़ को माना जाता है, उसी डिसीज़न को माना जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क इन अ कंट्री। और देखिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो ऐसी कंट्री में वर्क नहीं कर सकती जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी तो इनकन्वीनियंट मीन्स होता है असुविधा, लोगों को डिसीज़न लेने में या देने में या मेक करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब देखिए स्विट्ज़रलैंड इज़ द ओनली कंट्री, कौन? स्विट्ज़रलैंड जो है एक ऐसा अकेला देश है आज टुडे वेयर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ इन पार्टिसिपेट एट द स्टेट लेवल, जहाँ पर डेमोक्रेसी है क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। इन इंडिया द ग्राम सभा और मीटिंग ऑफ द विलेजर्स कैन बी साइटेड मीन्स होता है मैंशन एज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर जो हमारी ग्राम सभा हैं और जो विलेजर्स की मीटिंग है उनको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या आता है, लोग जो डिसीजन करते हैं वो मिलके करते हैं। अभी देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि इसके अंदर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, यानी कि अपने में से ही हम किसी पर्सन को इलेक्शन में खड़ा करते हैं और उसको हम वोट दे के चूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्योंकि हम इनडायरेक्ट तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव से वो सारे काम करवाते हैं जो हमने जिस काम के लिए हमने उनको चूज़ किया होता है। इन मोस्ट कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ प्रीवेलेंट होती है बेटा फेमस। In this type of democracy, the people elect their representative on the basis of universal adult franchise or for a fixed term. It means indirect democracy के अंदर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट होता है बेटा चूज़ करना, चुनना। हम अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस, किसके आधार पर? बेसिस होता है बेटा आधार, किसके आधार पर? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि यूनिवर्सल मीन्स सबको, अडल्ट मीन्स वो पर्सन जो कि 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबो हो चुका है, और फ्रेंचाइज मीन्स टू कास्ट वोट, उसको वोट देने का राइट है। वो पर्सन जो 18 ईयर या 18 ईयर से अबो हो चुका है वो वोट कर सकता है फॉर अ फिक्स टर्म यानी कि 5 ईयर्स के हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। अभी देखिए जो सबसे ज़्यादा जिसको पीपल की तरफ से वोट मिलेंगे या जो सबसे ज़्यादा जिस पर्सन को सब पसंद करेंगे वही क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के आगे जाएगा और वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, फॉर्मिस बनाएगा और गवर्नमेंट को चलाएगा। रन होता है चलाना, गवर्नमेंट को चलाएगा भी। कि कीपिंग पीपल्स वेलफेयर होता है बेटा भलाई का काम इन माइंड, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चूज़ किया है आगे भेजा है उसको चूज़ करके जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेगा यानी कि भलाई के लिए काम करेगा। सो द अल्टीमेट पावर रिजाइड्स विद द कॉमन पीपल, इसलिए जो पावर है वो रिसाइड मीन्स किसके पास है? कॉमन पीपल के पास है, हमारे पास पावर है क्योंकि हम ही किसी को सीएम बनाते हैं, हम ही किसी को पीएम बनाते हैं क्योंकि हम उनको वोट देते हैं। द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर फोकस इन ऑन द पार्लियामेंट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहाँ पर
पार्लियामेंट से सारे काम होते हैं, उनको हम बोलेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यूके एंड इंडिया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया और यूके क्या है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर न्यू लॉ बनना है या किसी भी लॉ के अंदर चेंजेस करना है तो वो कहाँ सभी चीज़ें कहाँ डिस्कस होंगी, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होती हैं। In some indirect democracy like USA, the focus is on a strong president। यहाँ पे क्या strong president डिसीजन लेता है। Such democracies are called presidential democracies। इनको हम क्या बोलेंगे, presidential democracy। जैसे हमारे यहाँ तो क्या है, जो पार्लियामेंट में हमारे पीएम बैठते हैं और प्रेसिडेंट भी बैठते हैं, तो पूरी पार्लियामेंट में आर्ग्यूमेंट होते हैं, उसके बाद ही कोई लॉ बनता है या किसी के अंदर चेंजेस आते हैं। लेकिन यूएसए के अंदर क्या है, जो सारी पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। अभी देखिए पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो डेमोक्रेसी, जिन ऐसे स्तंभ जिनके ऊपर डेमोक्रेसी खड़ी है, जिनकी वजह से डेमोक्रेसी चलती है, तो वो देखिए अब हम पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी रीड करेंगे। देयर आर सम स्पेशल एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट आर एसेंशियल फैक्टर्स फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू वर्क सक्सेसफुली। कहता है कि ऐसे बहुत सारे डेमोक्रेसी में एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो सक्सेसफुली वर्क कर सकती है। नाउ सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी कि समाज में और आर्थिक रूप से इक्वलिटी होनी चाहिए। देयर इज़ नो डेमोक्रेसी विदाउट इक्वलिटी। अगर इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी में समानता नहीं है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल द सिटीजन इंजॉय इक्वल राइट्स। राइट्स मीन्स अधिकार। डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी सिटीजन को, सभी नागरिक को इक्वल राइट्स, सबको एक समान अधिकार मिलते हैं। ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड रिसीव इक्वल बेनिफिट्स एंड टेक इक्वल पार्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी। द जुडिशरी प्रोवाइड्स इक्वल जस्टिस टू एवरीवन। अब कहते हैं कि सभी वर्ग, सेक्शन में सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, या किसी भी रिलीजन से या किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, सभी को इक्वल ही बेनिफिट्स मिलते हैं और सभी को इक्वल ही डेवलपमेंट, अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए इक्वल ही राइट्स मिलते हैं। और जुडिशरी यानी कि जो डिसीजन मिलता है वो चाहे किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, सभी के लिए जस्टिस इक्वल है, न्याय इक्वल है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव इकोनॉमिक इक्वलिटी इन सोसाइटी। नो वन शुड सफ़र हंगर एंड नो वन शुड बी डिनाइड the basic necessities of life. There should be no gap between the economic section of society। अब वो कहते हैं कि इकोनॉमिक इक्वलिटी भी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या कि कोई भी भूख से नहीं मरना चाहिए, और किसी भी लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, नेसेसिटीज़ क्या, ज़रूरतें, लोगों की ज़रूरतें क्या, रोटी कपड़ा और मकान, ये जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, लोगों की नीड्स हैं, वो सभी की पूरी होनी चाहिए। और जो इकोनॉमिक सेक्शन यानी कि जो रिच है और कोई पुअर है, उनके बीच में भी ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि कोई तो इतना अमीर है और कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। नाउ पॉलिटिकल अवेयरनेस मीन्स राजनीतिक जागरूकता, यानी कि हमें जानकारी होनी चाहिए हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। इन अ डेमोक्रेसी पीपल विलिंगली होता है खुशी से, चूज़ देयर लीडर। कहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर लोग खुशी से अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं। दे आर नॉट फोर्स टू डू इट, और उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। ऑल द सिटीजन शुड बी पॉलिटिकली अवेयर एंड शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर वोटिंग राइट्स। पॉलिटिकली aware citizens are able to judge the performance of the government and choose their representative by evaluating the merits and demerits of various candidates। अब देखिए सभी सिटीजन क्या हुआ, पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, यानी कि उनको सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानकारी होती है। अवेयर मीन्स जानकारी होती है, और उनको पता है कि उनका जो वोट जिसको दे रहे हैं उस वोट की वैल्यू क्या है, उस वोट की कीमत क्या है। अगर उन्हें किसी गलत पर्सन को वोट दे दिए तो क्या हुआ, कोई गलत पर्सन गवर्नमेंट बनाएगा और वो सारे काम गलत करेगा। और सब जो पॉलिटिकली अवेयरनेस है, जो जिस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में वो ज़्यादा जानते हैं, वही क्या होते हैं, सही डिसीज़न ले पाते हैं। इसी सभी पर्सन को सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो राइट पर्सन को चूज़ करे और वो राइट पर्सन ही गवर्नमेंट बना सके। और इवैल्यूएटिंग मीन्स एस्टीमेट, उनको पता होना चाहिए कि मेरिट मतलब क्या फ़ायदे हैं, डीमेरिट क्या नुकसान है। अगर वो किसी गलत कैंडिडेट को अगर वो चूज़ करते हैं तो उसके डिमेरिट होंगे, बहुत नुकसान होंगे, क्योंकि वो जो कैंडिडेट है अगर वो
एबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो वो सारे गलत काम करेगा। तो कहते हैं कि जो सिटीज़न है, जो जनता है, उनको जिसको भी वो वोट दे रहे हैं तो उसी सब चीज़ों को इवैल्यूएशन मीन्स उनको पता होना चाहिए कि मेरिट और डीमेरिट इसके क्या लाभ और क्या नुकसान हो सकते हैं। अब देखिए नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता। पॉलिटिकल पार्टीज आर द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की आत्मा है पॉलिटिकल पार्टीज। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दीज पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट हैव अ सेंस ऑफ नेशनल अवेयरनेस। नेशनल इंटरेस्ट शुड बी प्लेस्ड अबोव एवरीथिंग एल्स। कहता है कि जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए देश सबसे पहले होना चाहिए और बाकी सभी चीज़ें बाद में। देयर शुड नॉट बी एनी नैरो कंसिडरेशन लाइक कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। और उसको कास्ट, रिलीजन और किसी धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर, किसी एरिया को लेकर कभी भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। उसको पूरे देश के बारे में सोचकर डिसीज़न लेना चाहिए। सच बायस्ड पार्टीज़ यानी कि ऐसी पार्टीज जो कि निष्पक्ष हैं, सभी रिलीजन के लिए, सभी कास्ट के लिए, सभी रीजन के लिए इक्वल वर्क करती हैं, मे कॉज अनरेस्ट इन द नेशन बाय मेकिंग पीपल अपसेट एंड एंग्री बाय देयर बायस्ड डिसीजन। नेशनल इंटीग्रेशन शुड बी द एम ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर कोई पार्टीज निष्पक्ष होकर डिसीजन नहीं लेगी, बायस्ड होता है, पक्ष लेगी, अगर सपोज करो कोई कैंडिडेट है वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है और वो अपने कास्ट के लोगों का ही वेलफेयर के लिए काम करेगा, दूसरों के लिए काम नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, जो देश के दूसरे जो लोग हैं वो अपसेट हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और ऐसे डिसीजन के अगेंस्ट वो आवाज़ उठाएंगे। इससे क्या होगा, जो नेशनल इंटीग्रेशन, जो राष्ट्रीय एकता है, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए राष्ट्रीय एकता का एम सबसे पहले होना चाहिए। इलेक्शंस एंड लीडरशिप। पीपल कैन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर themselves, so it is important to elect good leader who value people's opinion and give them a stable government। कहते हैं कि जो लोग हैं वो डायरेक्ट शासन में नहीं आ सकते, उनको पहले इलेक्शन लड़ना पड़ता है और इलेक्शन में जो वो खड़े होते हैं तो हम ही उनको चूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक गुड लीडर को चूज़ करें जो लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करे और लोगों की भलाई ही उसका मेन मोटिव हो, और वो एक स्टेबल गवर्नमेंट यानी कि अगर 5 साल के लिए गवर्नमेंट है तो वो 5 साल तक पूरे काम करे। इलेक्शन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी मीन्स एक बहुत ही इलेक्शंस जो है डेमोक्रेसी के लिए एक अभिन्न अंग है, यानी कि अभिन्न अंग है जिसको कि हम उससे सेपरेट नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी के में हम इलेक्शन के थ्रू ही अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन जस्ट बिफोर इलेक्शन एंड एनलाइटन पीपल अबाउट देयर मेरिट्स एंड अचीवमेंट्स। दिस हेल्प पीपल टू मेक अप देयर माइंड्स अबाउट whom to vote for। The parties that win the majority in the election form the government for a specified term। अब कहते हैं कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी कैंपेन चलाती है। इस कैंपेन में वो लोगों को एनलाइटन मीन्स लोगों को जानकारी देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि अगर वो पार्टी के अंदर है तो वो उनको क्या बेनिफिट्स देंगे, उनके क्या अचीवमेंट्स होंगे, हम आपको लोगों के लिए क्या चीज़ें करेंगे। इससे क्या होता है, लोगों का माइंड सेट होता है कि उनको किसको वोट देना है, और जो पार्टी मेजॉरिटी के साथ जीत जाती है वही फिर बाद में गवर्नमेंट बनाती है। नाउ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि हमको आज़ादी है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की, अपने थॉट्स को बताने की। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। हम अपनी बात को रख सकते हैं विदाउट फियर और हेजिटेशन, बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के। नो डेमोक्रेसी कैन इग्नोर पब्लिक ओपिनियन बिकॉज इट कन्वे द विशेस ऑफ द पीपल और एनी इशू। और कोई भी किसी भी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो लोगों की ओपिनियन को नेगलेक्ट नहीं कर सकती, नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जो ओपिनियन है वो ये मैसेज कन्वे करती है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी समस्याएं क्या हैं। वो जब हम आवाज़ उठाते हैं तभी हमारी गवर्नमेंट को उसके बारे में पता चलता है। पीपल मे डिफर इन देयर ओपिनियन बट मोस्टली इट इज़ द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल विच मैटर। These opinions are valuable because they highlight the matter of the public concern। अब कहते हैं कि लोगों की जो ओपिनियन है वो एक दूसरे से अलग हो सकती है, तो उसी ओपिनियन को
माना जाएगा जिसके पास मतलब मेजोरिटी, मतलब जो एक ही चीज़ के लिए ज़्यादा आवाज़ उठे तो उसको मेजोरिटी मानकर उस चीज़ पर पहले काम किया जाता है। और यही ओपिनियन बहुत ही कीमती हैं, क्योंकि ये लोग जो होते हैं अपनी प्रॉब्लम, अपनी दिक्कतें सरकार के सामने रखते हैं, उनको हाईलाइट कर कर तभी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती हैं। अब देखिए अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि लोगों का जो आवाज़ था ना वो भी अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री देयर मे बी वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डिफर ऑन वेरियस इशू। जो पीपल हैं वो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उनकी जो इश्यूज़ होते हैं, उनकी जो समस्या है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिफरेंट होंगी। पीपल मे बी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं, रिच और पुअर, अमीर गरीब भी हो सकते हैं, रेजिडेंट ऑफ रूरल और अर्बन एरियाज़, कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है। दीज डाइवर्सिटीज़ गिव राइज टू सम डिफरेंसेस इन देयर ओपिनियन। इसकी वजह से ये जो लोग हैं इनके ओपिनियन में, उनकी जो राय है, उनके जो विचार है उसके अंदर भी डिफरेंसेस होंगे। Democracies provide a suitable platform to accommodate a variety of differences. Their representative convey their opinion to the government and help the government to take decision for the welfare of everyone. अभी देखिए डेमोक्रेसी जो है ऐसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है कि अलग अलग एरिया से लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं। इससे गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है कि वो सभी लोगों की भलाई के लिए वो काम कर सके। टॉलरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द अदर्स एंड द व्यूज़ ऑफ ऑल ग्रुप शुड बी वेलकम्ड वाइल टेकिंग अ डिसीजन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब देखिए जो टॉलरेंस है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। टॉलरेंस होता है मीन्स कुछ चीज़ सहना। सभी को एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सभी लोगों के विचारों को वेलकम करना चाहिए, जिसकी वजह से सभी लोगों की भलाई हो सके। अगर सभी लोगों की भलाई होगी तो उससे देश की भी भलाई होगी, क्योंकि सभी लोग खुश होंगे तो वो काम भी अच्छा करेंगे और उससे देश को ही फ़ायदा होगा। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि सभी लोगों को सम्मान देना चाहिए। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ, यानी कानून की नज़र में सभी लोग इक्वल हैं। Every citizen has the right to cast his her vote irrespective of his her status in the society. अब देखा सभी एवरी सिटीजन मतलब सभी लोगों को अधिकार है कि वो अपनी पसंद से किसी को भी वोट कास्ट कर सकता है, वोट दे सकता है। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द ओवरलुक ऑफ द पीपल और ओप्रेस्ड पीपल। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, ना ही लोगों को दबा सकती है, गरीब लोगों को दबा सकती है। इक्वल मेजर्स हैव टू बी टेकन फॉर देयर वेलफेयर एज वेल, और सभी लोगों के लिए ऐसे काम करने हैं जो कि जिससे कि सबकी भलाई हो सके। इन दिस वे ऑल द सिटीजन कैन लिव विद डिग्निटी। इस तरह से सभी लोग समाज में सम्मान से रह सकते हैं। ह्यूमन डिग्निटी इज़ द कोर वैल्यू ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों का सम्मान बना रहे, यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी वैल्यू है। नाउ बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। रीड चैप्टर केयरफुली। इन नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश आवर chapter. Thank you. Have a nice day.